दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर LT ग्रेड हिंदी की कंप्लीट तैयारी चल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि थ्योरी के माध्यम से भी आपको क्लासें दी जा रही हैं। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके PYQ क्वेश्चन जो आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन आपके प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आपका यहाँ पर जो मॉडल पेपर होता है 120 क्वेश्चन का वो भी आपका प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसको आप लोग क्रमबद्ध तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अपनी हिंदी साहित्य को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है यहाँ से क्वेश्चन आपके ढेर सारे आपके बनते हैं, चाहे वो आपके लल्लू लाल से आपके बनते हों या आपके देखा जाए तो आपके जो एक रचना थी राउरवेल 2018 में जो आपके LT ग्रेड का पेपर हुआ था वो भी क्वेश्चन आपका यहीं से बना है। तो इस वीडियो से 3-4 नंबर आपके बन जाते हैं आपके हिंदी गद्य साहित्य से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक वीडियो से ही एक आपका काम कवर हो जाता है, जैसे छायावाद का वीडियो एक ही होगा, भक्ति काल आपका हो गया, आपका हिंदी साहित्य के इतिहास हो गया, एक एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हिंदी गद्य का जो विकास है उसको कंप्लीट करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिंदी गद्य का विकास में पहला पॉइंट अधोतन सूरी एक नाम मिलता है कि अधोतन सूरी ने 778 ईस्वी में कोलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना किया था। यानी कोलय माला जो रचना है वो किसने किया था, तो आपके अधोतन सूरी ने किया है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउरवेल नामक एक ग्रंथ की रचना किया था। अब राउरवेल से क्वेश्चन क्या बनते हैं, राउरवेल से क्वेश्चन बनता है कि राउरवेल जो आपकी रचना है ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की है। यानी देखा जाए तो आपकी चंपू काव्य की पहली रचना इसी को माना जाता है जो आपकी राउरवेल है। चंपू काव्य मतलब होता है जो गद्य साहित्य में भी हो, गद्य में भी हो और आपके पद्य में हो। तो राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउरवेल एक शिलांकृत कृति है। शिलांकित कृति मतलब होता है ये कृति आपकी पत्थर में आपकी लिखी गई है। मध्य प्रदेश में एक जगह है वहां पर आप पत्थर आपका मौजूद है, वहां पर ये आपकी रचना आपकी है। शिलांकृत मतलब हो गया पत्थर में उकेरी गई आपकी रचना है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और मिलता है कि हिंदी साहित्य में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का जो आरंभ है वो राउरवेल से ही माना गया है। यानी नख सिख वर्णन जो आपका है ये परंपरा का आरंभ कहाँ से मानते हैं, राउरवेल से ही मानते हैं। ये सभी पॉइंट आपके बहुत IMP यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। क्या राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी जो आपकी है वो प्रधान आपकी राजस्थानी क्या है यहाँ पर प्रधान है, दोस्तों याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है जो कि आपके LT ग्रेड 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया पहले स्लाइड से। दूसरा स्लाइड आपका है उक्त व्यक्ति प्रकरण जो कि पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ माना गया है। यानी यहाँ पर याद रखना है हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है। और यहाँ पर इसकी जो रचना है यानी उक्त व्यक्ति प्रकरण की जो रचना है वो महाराज गोविंद चंद के सभा में रहते थे। कौन, तो पंडित दामोदर शर्मा। तो पंडित दामोदर शर्मा ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना लगभग 12वीं शताब्दी के पास किया था। यहाँ पर दोस्तों याद रखना है ये एक व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछेगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक व्याकरण ग्रंथ है। यानी आप कहेंगे सर उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा के द्वारा एक व्याकरण ग्रंथ आपका है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर हाजाई प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीचंद ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिष ठाकुर की रचना है। याद रखना है वर्ण रत्नाकर जो आपकी रचना है एक मैथिल कवि आपके रहे हैं मैथिली भाषा के ज्योतिष ठाकुर है ना, ज्योतिषर ठाकुर इनकी आपकी रचना है। यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। यानी वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की कैसी रचना है, ये प्रथम रचना आपकी है। आधुनिक काल यानी 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप आपके प्रचलित हैं। यानी 19वीं सदी के पूर्व में हिंदी गद्य के 3 रूप आपके थे। राजस्थानी आपका हिंदी गद्य जो आपका है, ब्रजभाषा आपका गद्य हो गया, खड़ी बोली गद्य। इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है कि हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। याद रखना है जो राजस्थानी गद्य है वो तीनों रूपों में सबसे प्राचीनतम माना गया है। राजस्थानी गद्य का जो सूत्रपात है ये 10वीं शताब्दी में आपका हुआ था, है ना। तो ये सभी पॉइंट आपके पूछे गए हैं। और हमने कहा है कि अगर आप LT ग्रेड बनना चाहते हैं LT ग्रेड के, है ना, तो आपको हमारे चैनल पर ये क्लासेस तो दी जाती हैं, साथ में हमारे ऐप में सुविधा की गई है मात्र 99 रुपये में। आप पूरे यूट्यूब में जाइएगा, आप देखेंगे कि आपसे ढेर सारे आपके पैसे लिए जाएंगे। क्वेश्चन फंसेंगे या नहीं फंसेंगे कोई उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर मात्र 99 में वो सुविधा दी गई है जो एग्जाम को बिल्कुल फोड़ कर आपको आएंगे। यहाँ पर देखिए 99 रुपये में आपका कंप्लीट हिंदी साहित्य होगा,
जिसमें आपको प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स थ्योरी के माध्यम से होगी। डेमो पीडीएफ हमारे ऐप में अवेलेबल है, वह भी दे सकते हैं, जिसमें आपको देखिए हाईलाइट नोट्स होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी उसमें आपको किया गया है। साथ में 3D नोट्स जो कि आपके प्रमुख कवि और रचनाएं होंगी। जीवन परिचय हमने कहा पूरी हिंदी साहित्य में लगभग 50% हिंदी साहित्य आपकी जीवन परिचय से ही कवर हो जाती है। यानी जीवन परिचय में देखा जाए तो उनके बारे में तो होता है, साथ में उनमें कौन सी रचना आपकी उपन्यास है, कौन सी रचना कहानी है, कौन सी रचना को पुरस्कार मिला है, कौन सी रचना कब क्या की गई, वो आपको पूरा डिटेल में आपको मिलता है। तो लगभग 30 लोगों की जीवन परिचय आपको इसमें आपको मिल जाएगा, 30 महत्वपूर्ण कवियों के। इसके बाद टेस्ट सीरीज आपके अवेलेबल कराई गई है और ये टेस्ट सीरीज उसी में आपकी है मात्र 99 में। यानी टेस्ट सीरीज लगभग 25 एग्जामों को कवर करेगी। टेस्ट सीरीज में आप केवीएस का पेपर दीजिए, आप यूपी टेट का पेपर दीजिए, आप सीटेट का पेपर देंगे, एलटी ग्रेड का पेपर हो गया, या आप कह सकते हैं पुलिस, एसआई, है ना, बैंकिंग, रेलवे, लगभग 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज भी इसी में आपको अवेलेबल है, याद रखना है। साथ में जो क्लास नोट्स जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो आपको पढ़ा रहे हैं वहां पर अच्छे से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो आपको क्लास नोट्स है वो भी आपको वहीं पर आपको मिलेगी। साथ में 2000 लगभग पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपके हैं, और साथ में हम संडे को स्पेशल क्लास लेते हैं हिंदी साहित्य की, वो भी क्वेश्चन आपको यहीं पर आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपए में, है ना। इससे कम क्या ही हो सकता है। अब आप लोगों के समझ सकते हैं कि जब पहली सैलरी होगी वो आपकी 75,000 रुपये सैलरी होगी। तो आप समझिएगा कि अगर आप 75,000 सैलरी ले रहे हैं तो उसमें से आपको मात्र 99 रुपये में हम आपको तैयारी करा दे रहे हैं, है ना। तो ऐप में जुड़िए। जीके की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और जीके की जो आपकी क्लास नोट्स होंगे वो भी आपको इसी में आपको मिल जाएगा। अभी आप तो 99 रुपये में ही इसको आप ले सकते हैं। बाकी आगे चल की बात दूसरी है, जब एग्जाम के समय होगा हो सकता है प्राइस भी आपका बढ़ जाए। तो अभी से आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए, देव जीके ट्रिक ऐप है, और हिंदी साहित्य वाला ही परचेज करना है, हिंदी व्याकरण वाला परचेज नहीं करना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में परचेज करेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको ये वाला जो क्लास नोट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदी साहित्य ये आपको फ्रंट पेज में आपको दिख रहा होगा, ये थंबनेल, ठीक है, उसी को लीजिएगा। क्लियर है। आइएगा यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल प्रेमसागर और सदल मिश्र जैसे विद्वानों ने गद्य लेखन की शुरुआत किया है। यानी देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी में कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वहाँ पर देखा जाए तो आपके लल्लू लाल, जिनकी एक रचना है प्रेम सागर, सदल मिश्र की रचना है नास्कितोपाख्यान, जैसे विद्वानों ने गद्य लेखन की शुरुआत किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। याद रखना है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक जो मानते हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी गद्य और भाषा के व्यवस्थित रूप दिया है। आधुनिक हिंदी गद्य का जो विकास है इसी केवल हिंदी भाषी क्षेत्र तक सीमित नहीं माना जाता है, बल्कि पूरे भारत में विभिन्न भाषी जो लेखकों के योगदान में इसका विकास हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। यानी ब्रजभाषा गद्य का जो प्रयोग मिलता है वो सर्वप्रथम गोरखपंथी योगियों ने यहाँ पर लगभग 1400 संवत के आसपास किया था, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रसमंडन है। यानी श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की है। और विट्ठलनाथ की और भी आपकी रचना है, जैसे आपकी यमुनाष्टक और साथ में नवरत्न सटीक, ये किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की रचना है, जो आपसे पूछी जाती है। यमुनाष्टक पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। यानी 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता जो आप ग्रंथ है, इसके जो रचनाकार हैं वो आपके गोकुलनाथ जी आपके हैं, गोसाई गोकुलनाथ माने जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नाभादास से क्वेश्चन बनता है, सर जी यहाँ पर अष्टायाम किसकी रचना है? तो अष्टायाम नाभादास की रचना है। यानी नाभादास ने लगभग संवत 1660 ईस्वी के आसपास अष्टायाम नामक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? याद रखना, ब्रज भाषा में लिखी है। अभी तक आप फोकस आपको किया गया है कि ये रचना किसकी है, लेकिन अब आप जब हिंदी गद्य साहित्य पढ़ेंगे तो आपको हर एक रचना के बारे में पता होना चाहिए कि ये रचना पद्य में है या गद्य में है या मिश्रित में है, ये उपन्यास है, ये एकांकी है, या आपका कह सकते हैं कि और जो आपकी कह सकते हैं कि रेखा चित्र है या संस्मरण है। इन पर आपको फोकस अब ज़्यादा करना है, क्योंकि वही आपका मेन पॉइंट आपका होगा, ठीक है ना। देख सकते हैं जो आपका अष्टायाम है इसमें है क्या? तो इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभादास की जो रचना है ना, कौन सी रचना है जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो आपके अष्टायाम में आपकी है, ठीक है ना। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करते रहिएगा, है ना। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी हो रही है, और इतना ही पढ़ना है आपको, 2-3 बार पढ़ना है, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाना है। देखो भैया, एक पॉइंट आपसे कह रहा है कि ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित कवि कौन थे? यहाँ पर नाम क्या है इनका? वैष्णव क्या दिया है? वैकुंठमणि शुक्ल ने 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म तथा वैशाख महात्म नामक पुस्तक लिखी थी। तो
तो याद रखना जो आपके वैकुंठ मणि शुक्ल हैं ये किस राजा के दरबार में रहते थे, तो आपके ओरछा के एक राजा थे महाराजा जसवंत सिंह, उनके दरबार में रहते थे, यानी उनके आश्रित कवि थे। और याद रखिए इनकी जो आपकी रचना है ब्रज भाषा गद्य में है, जो कि अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा नामक पुस्तक आपकी है। यहाँ पर एक पॉइंट आपका आ गया है जो बड़ा महत्वपूर्ण आपका है कि सूरत मिश्र ने सन 1767 में बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना किया है। हालांकि आपने बैताल पच्चीसी और भी पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको कन्फर्म होगा कि सर जी कब सही करते हैं और किस हिसाब से सही करते हैं, है ना। बैताल पच्चीसी लल्लू लाल भी होते हैं, तो देख सकते हैं आपको कन्फर्म आपका होगा कि सर जो सूरत मिश्र है इन्होंने 1767 में बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना किया। वहीं पर देख सकते हैं बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी के नाम से यहाँ पर लिखा था। यानी समझ गए कि सबसे पहले जो आपकी बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना किया था वो आपके सूरत मिश्र ने किया था। किसने किया था? सूरत मिश्र ने किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किया गया और इस अनुवाद में मजहर अली के साथ यहाँ पर लल्लू लाल थे जो कि बैताल पच्चीसी के नाम से यहाँ पर लिखा। बात समझ गए? जब खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवादित आपका है तो आपके कौन आते हैं? लल्लू लाल का नाम आ जाता है, याद रखना है। वैसे आपके कौन है? सूरत मिश्र है, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लल्लू लाल ने राजनीति जो कि 1802 ईस्वी में माधव विलास है ना नामक ब्रजभाषा गद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके लल्लू लाल की दो रचनाएं हैं, राजनीति और एक आपकी है माधव विलास। ये जो आपकी कृतियां यानी ये जो आपकी ग्रंथ है वो कैसे हैं? ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ आपके हैं, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वो दक्षिणी साहित्य में मिलता है। याद रखना, खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वो दक्षिणी साहित्य में मिलता है, इस बात को याद रखना है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी और दक्षिणी, देहलवी, जवान हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा गया है। याद रखना, दक्षिण के जो इतिहास साहित्यकार हैं उन्होंने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी और यहाँ पर देखा जाए तो जवान हिंदुस्तान आदि के नामों से पुकारा है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक आपके जो हैं कौन हैं? तो दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक आपके हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेसु दराज, है ना। इनको माना जाता है दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो ख्वाजा बंदा नवाब गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना है, इस रचना का नाम है मेरा जुल आशिकीन, दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी गई है। यानी दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक जो मानी गई है वो मेरा जुल आशिकीन है और ये आपकी रचना है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की है। जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो अभी आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, हलवा लगेंगे और आपको लगेगा कि हमने इतनी बड़ी हिंदी साहित्य पढ़ा, इतनी जगह पढ़ा, इतनी जगह हमने कोर्स लिया, लेकिन आज पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि गद्य साहित्य में आपका क्या क्या पॉइंट बनता है और क्या नहीं आपको है ना, क्या पढ़ना होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर है और ये पढ़ना ही आवश्यक है, इतना पढ़ना ही जरूरी है। देखो भैया, इनकी रचना की अगर बात करते हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की रचनाओं में देखा जाए तो आपकी इनकी कृतियां हैं जैसे शिकारनामा, है ना, तिलाल उतल वजूद, हिदायतनामा और रिसाल वेसवारा या जिसे बोलते हैं 12 मासा। तो 12 मासा आपकी गेसुदराज की रचना है, याद रखना है, या ख्वाजा बंदा नेवाज के नाम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि मीरा जुल आस्कीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। यानी इनकी एक रचना जो आपकी है कौन? मीरा जुल आस्कीन, इसमें आपका जो दिया गया है क्या दिया गया है? तो इसमें सूफी धर्म के जो उपदेश हैं, है ना, सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मुल्ला वजही ने 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो सबरस नामक ग्रंथ की रचना जो किया वो मुल्ला वजही ने किया था, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना गया है। तो उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो सबरस आपके है, सबरस हो जाएगा। जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है वो वीडियो को पुश कर सकते हैं, इसके बाद उसको नोट्स आप बना सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने 99 रुपये, उनको लगता है कि नहीं 99 रुपये में हमको इतना चीज़ आपको दे रहे हैं देव सर, इतना कंटेंट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज जो आपको 400 रुपये में आपको मिलती है, टेक्स्ट बुक में आप जाएंगे तब आपको 400 मिलेगी, वो हमारे यहाँ पर आपकी फ्री में है, उसका चार्ज हम खुद देते हैं, वो चीज़ आपको इसी में आपको मिल रही है। तो जो लोग 99 रुपये पे कर देते हैं तो यहाँ पर क्लास नोट्स न बनाया करें। आप लोग हमारे ऐप में जब जाओगे तो वहाँ पर PDF ओपन करिएगा और आराम से नोट्स बनाइए। लेकिन जो लोग 99 रुपये में समस्या आती है, उनको लगता है कि 99 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, तो अपना ना पे करिए, क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं, उतना ही आप पढ़ सकते हैं और उसको वीडियो पुश करके अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम मानते हैं कि अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भर्तियाँ बार बार तो आती नहीं है ना, LT ग्रेड 2018 में भर्ती आई थी, अब आपकी देखो कितने सालों बाद आई है, तो आप 99 रुपये का मुँह ना देखिए। अभी जितना आपके पास समय है ना, इतने समय में अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं
यकीन है कि आप एलटी ग्रेड के टीचर बनोगे। हम आपके प्री एग्जाम को निकलवा कर ही मानेंगे, 100% निकलोगे, क्योंकि हम आपको जीके क्लासेस दे रहे हैं और आपका हिंदी साहित्य का पूरा मैटर भी दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐप में जाइए और जुड़ जाइए, 99 रुपये पे करिए और हिंदी साहित्य वाला कोर्स परचेज करिए और बेहतरीन तैयारी करिए। देखो भैया, हमने कहा सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। यहां पर देखो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे बनता है बहुत कि चादर वेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। याद रखिए, क्वेश्चन बनता है कि हुसैन अली खान ने चादर वेश का अनुवाद किसके लिए किया था, तो अपने पुत्रों के लिए किया था, याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि के द्वारा रचित एक रचना है जिसका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ हुआ है वो अकबर के दरबार में गंग कवि के द्वारा रचित किया गया था, चंद छंद वर्णन की महिमा से वहां से माना गया है, जो कि आपके खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ। सबके अपने अलग अलग मत होते हैं और ये सब मत पढ़ना भी जरूरी होता है। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचाग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किया था। तो पंचाग दर्शन नामक जो आपका ग्रंथ है, ये कैसा ग्रंथ है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। और इस ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने किया था, मथुरा प्रसाद शुक्ल ने किया है। याद रखना, ये पॉइंट आपसे पूछा गया था कि ये आपका है क्या, तो पंचाग दर्शन एक ज्योतिष ग्रंथ है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि भाषा योग विशिष्ट को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानी गई है। याद रखिए, भाषा योग विशिष्ट को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाषा योग विशिष्ट जो आपकी है ये राम प्रसाद निरंजनी की है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक गद्य की प्रथम पुस्तक भी मानी गई है ना। परिमार्जित जो आपकी है भाषा योग विशिष्ट, और गद्य प्रौढ़ गद्य लेखक जो आपके हैं निरंजनी आपके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपसे पूछा गया है कि भाषा योग विशिष्ट की भाषा मूलतः जो आपकी थी वो पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। यानी भाषा योग विशिष्ट की जो आपकी भाषा है वो मूलतः कैसी है, पंजाबी और ब्रज भाषा की मिश्रित आपकी है। यहाँ पर देखिएगा कि मुंशी सदा शुक्लार ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया है। यानी सदा शुक्लाल की जो खड़ी बोली में रचना है वो आपकी सुख सागर कैसी है, कौन सी भाषा में, ये खड़ी बोली में है। और इस रचना को देखा जाए तो आधार बनाया है विष्णु पुराण का आधार बनाया है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महान लोग आपके आते हैं। तो खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव आपके कौन हैं, तो मुंशी सदा शुक्लाल, सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, है ना। ये आपकी चारों नाम आप लोगों ने 9th में आपने हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। मुंशी सदा शुक्लाल लिखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। ये लिखते हैं मुंशी सदा शुक्लाल, लिखते हैं, पंक्तियां भी एग्जाम में पूछी आती हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया है कि लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। याद रखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से भी क्वेश्चन आपका बना है और बनता है हर एक एग्जाम में, और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है पिछली बार। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही क्या थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। याद रखिए, प्राध्यापक थे। मुंशी ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की जो रचना है वो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य किया है। रानी केतकी की कहानी को उदय भान रचित नाम से भी जाना जाता है। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी केतकी कहानी को और किस नाम से जानते हैं, तो उदय भान चरित के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको डेली मिलता होगा क्वेश्चन, और पूछा जा चुका है। जितना भी हमने कंटेंट लिया है वो पूछा गया, जरूर आपको मिलेगा, याद रखना है। और यहाँ पर देखा जाए तो रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ है। यहाँ पर लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना किया है। कितनी, तो लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना किया है, जिसमें देखा जाए तो सिंहासन हो गया, है ना, सिंहासन 32 आपका है, बैताल 25 हो गया, शकुंतला नाटक हो गया, माधोनल हो गया। राजनीति से आपकी क्वेश्चन बनता है, राजनीति किसकी आपकी है, तो लल्लू लाल की है। यहाँ पर देखा जाए प्रेम सागर, है ना, साथ में आप लताइफ ई हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, भाषा विलास, सभा विलास, माधव विलास और लाल चंद्रिका, ये आपकी किसके हैं, तो आपकी किसके भैया, तो आपकी लल्लू लाल के हैं, जो कि आप देख सकते हैं 11 पुस्तकों की रचना इस प्रकार से, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना है। यानी जो अभी आपने पढ़ा कि सजी ब्रजभाषा व्याकरण इनकी कैसी रचना है, ये इनकी मौलिक रचना है जो लल्लू लाल की है। यहाँ पर देख सकते हैं लल्लू लाल की द्वारा जो आपकी एक रचना है राजनीति, और साथ में आपका माधव विलास, और साथ में लाल चंद्रिका, ये ब्रजभाषा गद्य से हैं, शेष रचनाएं आपकी खड़ी बोली से हैं। यानी आपके देख सकते हैं ये जो आपकी रचना में से आप देख सकते हैं कि इनकी जो आपकी रचनाएं थी 11 थी, और 11 में देखा जाए तो आपकी 3 आपकी रचनाएं हैं, जैसे राजनीति हो गया, माधव विलास हो गया, लाल चंद्रिका, ये ब्रजभाषा गद्य में है। बाकी जो बची हुई आपकी हैं वो सब आपकी खड़ी बोली में है, याद रखना इस बात को, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। याद रखिए, आगरा में एक प्रेस खोला गया जिसका नाम था संस्कृत प्रेस, जो कि आपके लल्लू लाल ने किया था। लल्लू लाल ने यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपका दिया है लताइफ ए हिंदी को
बजवान ई रेखता कहाँ है? सदर मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। याद रखिए, सदर मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो सदर मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदर मिश्र की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो आपकी देखिए चंद्रावली है ना, या जिसको बोलते हैं नास्कितोपाख्यान, ठीक है, चंद्रावली इसी को कहते हैं या इसी को नास्कितोपाख्यान कहते हैं। दोनों को नोट करिएगा, क्योंकि चंद्रावली आप लोग जहांगीर चले जाओ, जस चंद्रिका लगा दोगे केशवदास, लेकिन याद रखना चंद्रावली या इसी को बोलते हैं नास्कितोपाख्यान कहते हैं, जो कि आपकी सदर मिश्र की है। रामचरित आपका है, और इसके बाद हिंदी पार्सियन बाकी बुलरी आपकी रचना है, जो कि सदर मिश्र की है। और हर एक रचना में हमने यहाँ पर इस भी रखा है इसलिए क्योंकि आपकी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्रम पूछ लेता है कि कौन सी रचना पहले की गई, कौन सी रचना बाद में की गई, कौन सा कभी पहले आया, कौन से कभी बाद में आया, उनका क्रम पूछ लेता है। इसलिए हमारे सीरीज में जो भी चीज़ आपको मैटर मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा, वो इसबी के साथ मिलेगा, यानी आपको कन्फ्यूजन नहीं है। गूगल क्या कहता है, आपकी छोटी मोटी किताबें क्या कहती हैं, उन पर विश्वास नहीं है। आपको विश्वास हमारे कंटेंट पर करना है, एक स्टैंडर्ड किताबों में आपको रखना है। ये गूगल भी आपको क्या करता है, वो अच्छी तरीके से आपको कंटेंट को या आपकी हिंदी साहित्य में छोटे मोटे एग्जामों के लेवल को तो ठीक रखता है, लेकिन अच्छे खासे लेवल में आपको गूगल भी फेल हो जाता है। तो याद रखना है, हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट आपको विद इसवी के साथ है, यानी कौन सी रचना पहले आई, कौन सी बाद में आई, कौन सी रचना को क्या किया गया, वो सब चीज़ें आपको इसमें दी जा रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के जो आचार्य हुए हैं उनको क्रम में अगर बात करते हैं तो सर जी क्रम आपका क्या है, तो मुंशी ईसा अल्लाह खां है ना, ये इंसा अल्लाह खां, ये निवास पहले दिल्ली था, बाद में आपका इनका निवास लखनऊ में हुआ। इसके बाद इनका नंबर आता है सदर मिश्र, इनका निवास बिहार हो गया, जो कि जिला आपका आ रहा है। स्थान जो आपका है शाहाबाद घोड़िया, जो आपका घोड़िया है। इसके बाद लल्लू लाल का नाम आता है, लल्लू लाल जो कि आपके निवास है आपके आगरा में है। सदा सुखलाल का जो निवास है वो आपका दिल्ली में है। क्रम आपको याद रखना है, पहले इंशाअल्लाह का सदर मिश्र, फिर आपके लल्लू लाल, फिर आपके कौन है, सदा सुखलाल, आपके याद रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, कब किया गया था, तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। और किसने किया था, मार्किवस वेलेजली ने किया था। यहाँ पर एक नाम आता है, जो नाम आपका दिया गया है गिलक्राइस्ट, क्या दिया है, गिलक्राइस्ट का पूरा नाम क्या है, डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट था, याद रखना। गिलक्राइस्ट ने देखा जाए तो आपके 19 ग्रंथों की रचना किया है। इनकी प्रमुख कृतियों में देखा जाए तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी में हना किया है। बाकी यहाँ पर देखा जाए जो आपका कह सकते हैं एक ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेस्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। ये जो आपका पॉइंट है इसके बाद आपका जुड़ा हुआ है, यानी गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक, जो आपकी इनके पुस्तक का नाम है एक ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज, इसमें हिंदी, उर्दू, रेस्ता और यहाँ पर रेखता साथ में हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। यहाँ पर गिलक्राइस्ट की खड़ी बोली में 3 शैलियाँ मिलती हैं। जो गिलक्राइस्ट हैं खड़ी बोली में 3 शैलियाँ मानते हैं। 3 शैलियों में आपकी दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली, ये 3 महत्वपूर्ण शैलियाँ मानते हैं। मेन पॉइंट आपका है कि हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी, यानी हिंदुस्तानी जो शैली है ये गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे क्या बोलते थे, द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में किया गया था। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में किया था। तो याद रखना है, ये तो आप जानते हैं कि सर सरस्वती हिंदी जो आपकी कह सकते हैं सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, वो कौन सी भाषा में है, तो आपकी खड़ी बोली हिंदी गद्य में की गई थी। वहीं पर देखा जाए पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा आपकी हुई थी। दयानंद के अनुयायी जो हिंदी को क्या बोलते थे, यानी जो दयानंद के अनुयायी थे, इनकी बात को मानते थे, उनको कहा जाता था मतलब वो हिंदी को क्या मानते थे, आर्य भाषा मानते थे। कुल मिला के कह सकते हैं कि दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। यहाँ पर एक पॉइंट आपका ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, छोटा एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में, कि हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका क्या है। तो हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका कौन सी है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ था। और ये जो उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी, कैसी साप्ताहिक पत्रिका थी, जो कलकत्ता से निकलती थी। याद रखना है, सभी पॉइंट याद रखना है। कब की बात है, तो 1826 में है। उदंत मार्तंड कहाँ के निवासी थी, पंडित जुगल किशोर कानपुर के। और ये कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार निकलती थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है।
मार्तंड जो उदंत मार्तंड का प्रकाशन दिन को आधार मानकर ही 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि 30 मई को जो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं वो आपके उदंत मार्तंड का प्रकाशन दिन को ही मानते हैं। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में, देखिए कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र हुआ था। यानी ये देखो दिया गया है दैनिक, दैनिक मतलब होता है डेली निकलने वाला पत्र है, जिसका नाम है यहाँ पर सुधा वर्षण। ये श्याम सुंदर सेन के संपादक में निकाला गया था। जब साप्ताहिक पूछा जाता है तो आपका उदंत मार्तंड होता है। जब सजी हिंदी का पहला दैनिक पत्र की बात होती है तो ये कलकत्ता से ही निकला था, सुधा वर्षण जिसका नाम है, और श्याम सुंदर सेन के संपादक में निकला था। बात समझ में आ गई? हर एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ होगी, कंफ्यूज वाली कोई पॉइंट नहीं होगा। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। यानी जो विद्या की उन्नति है उसके लिए नवीन चंद्र राय ने, किसने? नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना किया। यहाँ पर देख सकते हैं जो नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा के प्रचार पर जोर शोर किया था। यानी देखा जाए तो लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया था, किसने? नवीन चंद्र ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब की श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्त लेखक माना गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का संबंध आपके कहाँ से? पंजाब से है। और रामचंद्र शुक्ल जो आपके हैं तो पंजाब के जो श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं इनको अपने समय का सच्चा हितैषी, हिंदी का हितैषी माना है, सिद्ध हस्त लेखक माना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी से क्वेश्चन बनता है कि ओम जय जगदीश की रचना किसने किया है? ये हमने आपको एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर में आपको सोल्व कराया है कि ओम जय जगदीश की रचना किसने किया है। तो भैया ये पंजाब की जो श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं इन्होंने ये रचना किया है, इन्होंने ये आरती लिखी है, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये भारतेंदु के गुरु थे। यानी कि भारतेंदु के गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, जो कि 1823 से 1895 समय तक इनका जीवन समय चलता है। राजा शिव प्रसाद सिंह 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो राजा शिव प्रसाद सिंह आपके शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर भी नियुक्त हुए थे। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक आपके रहे हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद यहाँ पर हिंदी में किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि कालिदास के जो आपके ग्रंथ रहे हैं वो आपकी किस भाषा में? तो आपके संस्कृत भाषा में थे, लेकिन इन तीनों ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पर किया था। यहाँ पर देख सकते हैं जो निम्नलिखित में है, शकुंतला दिया गया है, रघुवंशम दिया गया है और मेघदूत दिया गया है। यानी राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया था, शकुंतला, रघुवंश का और मेघदूत का किया था, याद रखना है। ये पॉइंट आपके होते हैं। इसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर आपसे दिया गया है समाचार पत्र और उनके प्रकाशन से। हमने आपको बताया कि सर जी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, और जितना हमने आपको पढ़ाया है ना ऐसे ही हमारी क्लासें हैं, पूरी क्लासें ऐसे ही आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, भारतेंद्र युग, है ना, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये आपकी नई कविता, ये सब चीज़ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। इसी प्रकार अच्छी तरीके से आपका हुआ है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके समाचार पत्र हुए हैं, है ना, आपका इनका संपादन हुआ है, कैसी पत्रिका है आप देख सकते हैं। और ये सभी चीज़ आपको हमने हमारे बताया है कि हिंदी साहित्य जो हमारी नोट से मात्र 99 रुपये में है। इतना बेहतर तरीके से और शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाया गया है। जो एग्जाम में पूछा गया वो तो आपको मिलेगा, जो आने वाले पॉइंट बनेंगे वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो आपके हैं हमारे ऐप में, ये पूरी सुविधा 99 में आपकी है। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से जो आपके समाचार पत्र हैं जिनका प्रकाशन और ये कब हुआ था, संपादक कौन थे, तो आपके उदंत मार्तंड ये जुगल किशोर आपकी है, 1826 में साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। बंगदूत जो आपके संपादक हैं राजा राम मोहन राय हैं, 1829 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से हुई थी। प्रजा मंत्र जो आपका है 1834 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से हुई थी। यहाँ पर देखिए बनारस अखबार जो आपका है, बनारस अखबार की जो आपकी है ये राजा शिव प्रसाद सिंह का है और साप्ताहिक पत्रिका और काशी से प्रकाशित होती थी। मार्तंड जो आपका है 1846 में है और आपके साप्ताहिक, और ये कलकत्ता से है। देखो उदंत मार्तंड है तो आपका साप्ताहिक है कलकत्ता से, और यहाँ पर देखो ये मार्तंड जो आपका दिया है तो इसके जो आपके हैं वो मोहम्मद नसरुद्दीन है, लेकिन उदंत मार्तंड पूछा जाता है तो इसका अलग हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर देखिए मालवा अखबार जो आपके प्रेम नारायण आपके रहे हैं और ये साप्ताहिक मालवा से होता था। यहाँ पर सुधाकर एक पत्रिका है जिसके बाबू तारा मोहन मित्र आपके रहे हैं और ये साप्ताहिक काशी से हैं। बुद्धि प्रकाश आपके साप्ताहिक आपके आगरा से है। बाकी ढेर सारे आपके हैं जैसे प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है और ये आगरा में यहाँ पर साप्ताहिक हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है तत्वबोधिनी पत्रिका, इसका प्रकाशन अगर पूछे तो आपकी 1865 में आपकी बरेली से होता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट और आपके हैं कि बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और फारसी तथा बंगला भाषा में आपका होता था।
बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसके विरोध में? तो बनारस अखबार में। यहाँ पर देखो दिया है भारत में जो सांस्कृतिक जागरण और धार्मिक सामाजिक सुधार आपके हुए हैं, जिनको आपने पढ़ा भी है, और यही इसका लास्ट पॉइंट है हमारे इस वीडियो का। यहाँ पर देख सकते हैं जो संस्था दी गई है, स्थापना है, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजाराम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधिनी सभा आपके 1839 में देवेंद्र ठाकुर ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से, है ना, जो आपके थे कौन, रानाडे ने किया था, आत्माराम और आपके देवेंद्र नाथ आपके थे। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से हुआ। वहीं पर देखा जाए तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फूले जो कि 1873 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लादोवास्ती और कर्नल आर्काट ने किया था, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये क्लास क्या होती है, पूरी तरीके से क्या होती है सर जी, कंप्लीट होती है। आप समझिएगा कि इतना भयंकर आपको जो चीज़ थी, यानी आप कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको थ्योरी के माध्यम से हिंदी गद्य का जो साहित्य है वो भी आपको पढ़ने को मिला कि हिंदी गद्य का साहित्य क्या होता है। और यहाँ से क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। हमें लगता है कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ से एक क्वेश्चन आपको ना बने। इस वीडियो से आप देखेंगे कि पत्र से पूछ लेता है, आपके यहाँ पर जो अखबार आपके यहाँ है उसको पूछ लेता है, इसके बाद आपके लल्लू लाल से क्वेश्चन तो बनते हैं। बाकी इसके बाद आपको एलटी ग्रेड में आपकी चंपू का हो गया, शिलांकित कृति हो गए, कितना अच्छा कंटेंट आपका है जो आप लोग मिस कर देते हैं, जिसे आप नहीं पढ़ते। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको वो क्रम तरीके से पढ़ाएंगे, वो सीक्वेंस तरीके से पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं पेपर आपका यहीं से बना और यहीं से आपको होगा, क्योंकि हम आपको वो निचोड़ चीज देते हैं। हम आपको बड़ी बड़ी नोट्स नहीं छपवाएंगे कि हम आपको बड़ी बड़ी नोट्स छपवा दें, 2-3 पेज 2-3 किताबें आपको कॉपी भरवा दें, ये नहीं करेंगे, है ना। और एक बिल्कुल एक आपका सिलेक्टेड कंटेंट होगा। गूगल में भी आपको हर एक चीज़ अच्छे से नहीं दी गई होती जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, है ना। लेकिन हम आपको जो कवर कर रहे हैं वो एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, वो डेट्स के साथ ईस्वी के साथ होगा। तभी कहते हैं कि आप 99 रुपये का मुंह ना देखिए, आप हमारे ऐप में जुड़िए, और ऐप में आपको 99 रुपये में ये सुविधा दे रहे हैं। जो अभी तक एग्जाम आपका होगा, एग्जाम तक जो भी हमारी नोट्स होंगे वो हम आपको वहीं पर आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। और क्लास में तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सीक्वेंस से आपको टेस्ट सीरीज हो गया, नोट्स हो गया, जीवन परिचय हो गया, इसके बाद 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने आपको किया है। सब क्वेश्चन आपको सिर्फ 99 में, टेस्ट सीरीज भी आपकी है। तो आप क्लास लीजिए, लेकिन ऐप की क्लास या जो ऐप में PDF है उनको आप जरूर पढ़िएगा। सिर्फ 99 आपका है। आपकी जो असिस्टेंट टीचर है उसको सोच के देखिए कि बार बार तो भर्ती आती नहीं है, और बार बार भर्ती नहीं आती है तो फिर आपको इस मौके को खोना नहीं है। हम आपको अगर आपके मौके के अनुसार आपको फायदा करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इतने में, तो आप समझिए कि आप लोगों के लिए गिफ्ट आपका है, हमारी क्लास आप लोगों के लिए वरदान है, ठीक है, आपके एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। बाकी हम आपको टेस्ट पेपर भी करवाते हैं, जीके की क्लास में हम आपको देने लगे हैं, तो जीके क्लास भी आप देखिएगा। धन्यवाद।